हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के बाद हम यहां पे पढ़ेंगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी जेईई के लिए लामीज थ्योरम। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की और वहां पे हमने आपको सिखाया था कि किसी भी प्रॉब्लम का फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ही आवश्यक है आप सभी के लिए। यदि आपने एफबीडी बनाना किसी भी प्रॉब्लम का सीख लिया तो न्यूमेरिकल आप चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे कुछ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक लामीज थ्योरम। ठीक है, जिस किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फर्स्ट वीडियो और सेकंड दोनों वीडियोस का, तो जा करके आप देख लो। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी न्यूटन फर्स्ट लॉ की और वहां पे हमने बताया था कि यदि किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो जीरो है, मींस बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में क्या होगा, उस बॉडी का एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता होगा। ठीक है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब बच्चों एक बात थोड़ा सा ये ध्यान देना कि एफ नेट जीरो होने का मतलब क्या है। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह है कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों ही डायरेक्शंस में जो फोर्स होगी उस एक पर्टिकुलर पार्टिकल या फिर बॉडी पे वो क्या होगी, जीरो होगी जब हम बोलेंगे एफ नेट जीरो। ठीक है, एफ नेट जीरो का मतलब यह भी होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है, जो लग रही है फोर्स, दैट इज जीरो। एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, और एफ जेड इज इक्वल टू जीरो, मतलब जेड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और क्या आ रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में कि एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम under four concurrent forces in the direction shown in the figure, find the magnitude of F1 and F2। ठीक है, ये फिगर बना हुआ है और यहाँ पे फोर कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस दिए हैं। फोर कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस का मतलब, कॉन्क्यूरेंट फोर्स का मतलब कि जिसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, सेम हो, एक ही पॉइंट पे हो। इसी O पॉइंट से F1 निकल रहा है 4 न्यूटन का फोर्स, 8 न्यूटन का फोर्स एंड F2 भी निकल रहा है। तो ये चारों क्या है, कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस हैं। यहां पे हमको कैलकुलेट करना है F1 और F2 फोर्स की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसका रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब कि हमको यहां पे रिजॉल्व करना पड़ेगा जो फोर्सेस हैं उनको उनके कंपोनेंट्स में। ठीक है, जैसे कि यहां पर जो 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो ये एंगल 60 है, इसका मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा 4 cos 60, इसी पे आएगा। ठीक है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा बच्चों वो किधर जाएगा, वो जाएगा F1 पे, तो इसका क्या हो जाएगा 4 sin 60। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम F2 को रिजॉल्व करेंगे तो F2 फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा दैट इज क्या बनेगा बच्चों, F2 cos 30, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा F1 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज F2 sin 30। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। और इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। ठीक है, तो नेट फोर्स यहां पे जीरो है और अभी जस्ट पहले मैंने एक बात करी कि नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे और हमारा आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो देखिए एफ एक्स
को हम जीरो कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कौन सी है, एक ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं 4 cos 60 एंड 8 न्यूटन, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक फोर्सेस को बैलेंस कर रही है दैट इज F2 cos 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, 8 न्यूटन प्लस उधर वाला 4 cos 60 डिग्री, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रही है तो अपोजिट है, इस वजह से -F2 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया पूरा Fx एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से सारी वैल्यू आप पुटअप करोगे तो 8 + 4 cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2, यहां से ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, -F2 × cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 0, और यहां से कितना आ जाएगा ये 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू F2 √3/2। ठीक है, मतलब कि यहां से जो F2 की वैल्यू आएगी दैट इज F2 इज इक्वल टू 20/√3। ठीक है, चाहे इतने पे आप करके छोड़ सकते हो या तो फिर इसको रैशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20√3/3 न्यूटन। ठीक है, ये आंसर भी सही है, चाहे ये लिखो आप F2 इज इक्वल टू 20/√3 न्यूटन, या फिर इसी को लिख सकते हो 20√3/3 न्यूटन। ठीक है, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो। तो यहां से F2 की वैल्यू तो आ गई बच्चों, अब F1 कैसे आएगा, अब हम क्या करते हैं, एक चीज अभी हमारे पास बची हुई है दैट इज Fy इज इक्वल टू 0, मतलब कि y डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनको हम क्या करें जीरो कर लें तो हमारा काम हो सकता है बन जाएगा। ठीक है, तो Fy इज इक्वल टू 0 का यूज कर लेते हैं। y डायरेक्शन में फोर्स कौन सी है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में दो फोर्सेस काम कर रही है, फर्स्ट F1 एंड सेकंड इज 4 sin 60 डिग्री। ठीक है, और नेगेटिव y डायरेक्शन में F2 sin 30 इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, F1 + 4 sin 60 डिग्री माइनस F2 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये बात सबको क्लियर है, किसको किसको नहीं समझ में आ रही है बच्चों, कुछ भी नहीं किया है, बस y डायरेक्शन में जो फोर्सेस थी उनको मैंने जीरो कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर तुरंत ही मिल जाएगा आपको। ये क्या हो जाएगा F1 + 4 sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, और इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा F2 × sin 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, यहां से कितना आ जाएगा ये 2 अगेन, तो यहां से बनेगा F1 + 2√3 इज इक्वल टू Ft की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना बच्चों 20/√3 × 1/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 10 20, और यहां से आ जाएगा F1 इज इक्वल टू इधर कितना बच रहा है 10/√3 - 2√3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चाहे इतने पे आप आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा F1 इज इक्वल टू 10 माइनस ये √3 × √3 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6/√3, मतलब आ गया 4/√3 न्यूटन। ठीक है, आप इसको रैशनलाइज करके भी आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपका F1 एंड दिस इज F2। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम आई थिंक कि ये 12th के सिलेबस में नहीं है, बट आईआईटी में क्वेश्चंस आए हैं इसको लेकर के, कभी कभी आपका लामीज थ्योरम ही पूछ लेता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमको पढ़ना क्यों है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ना पढ़े तो कोई प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं होगी बट हो भी जाएगी। देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या दिया ध्यान से समझो, कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इक्विलिब्रियम में है और उस पे 3 कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस वर्क कर रही हैं बेटा, तो उस केस में हम लामीज थ्योरम लगा के बहुत इजीली सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं।
ठीक है, फिर से समझो, लामीज थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है जो कि इक्विलिब्रियम में है और उस पे क्या हो रहा है, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस काम कर रही हैं बच्चों। क्या काम कर रही हैं? 3 कॉन्करेंट फोर्सेस काम कर रही हैं, और 3 कॉन्करेंट फोर्सेस की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हम लामीज थ्योरम का प्रयोग करके निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, ये है F1 एंड दिस इज F2 बच्चों, और दिस इज F3। ठीक है, 3 फोर्सेस हैं, और ये है एंगल अल्फा एंड दिस इज एंगल बीटा एंड दिस वन इज एंगल गामा। ठीक है, अब लामीज थ्योरम क्या कहता है, इफ an object is in the equilibrium under 3 concurrent forces shown in figure, तो लॉमीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं F1 अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन में साइन गामा। ठीक है, कैसे लिखना है आपको, F1 इसके फ्रंट वाला एंगल अल्फा, F1 अपॉन में साइन अल्फा, उसका साइन ले लो। F2 इसके फ्रंट वाला एंगल अपोजिट वाला बीटा, तो F2 अपॉन में साइन बीटा। F3 इसके अपोजिट वाला एंगल गामा, तो F3 अपॉन में साइन गामा। ठीक है, यहां से आप बहुत ही इजीली तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज व्हाट, लॉमीज थ्योरम। ठीक है, एक प्रश्न दिया है बच्चों, एक सवाल दिया है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और इस प्यारे से सवाल में क्या कह रहा है कि वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड टू अ पॉइंट ए। कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, 0.5 मीटर, और उसको ए पॉइंट पे फिक्स किया जा रहा है। मतलब कि ये डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 0.5 मीटर, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, और इसको ए पॉइंट पे क्या कर दिया जा रहा है, बांध दिया जा रहा है, और इसका जो अदर एंड है fastened टू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 8 न्यूटन। इसके अदर एंड पे 8 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट लटकाया जा रहा है जिसका वेट कितना है, 8 न्यूटन। ठीक है, the object is pulled aside by a horizontal force F until it is 0.3 meter from the vertical throw A. Find the magnitudes of tension T in the string and the force capital F. ठीक है, एक 0.5 मीटर की स्ट्रिंग है हमारे पास, जिसको A पॉइंट पे क्या किया गया है, बांधा गया है। स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर एक ऑब्जेक्ट 8 न्यूटन वेट का लटकाया गया है। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे लटकेगा। ए पॉइंट पे मान लो किसी हम रस्सी को बांध देंगे जिसकी लेंथ है 0.5 मीटर। ठीक है, और इस पे हमने एक 8 न्यूटन का क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट लटका दिया, तो ये रस्सी क्या होगी, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगी, झूलती रहेगी। ठीक है, हैंग हो जाएगी। अब कह रहा है कि ये हैंग हो रही है, फिर कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है इस पॉइंट पे, और अप्लाई करने के बाद इसको क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। F फोर्स हॉरिजॉन्टल जो की है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक F फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इसके दूसरे एंड पे, और इसको खींचा जा रहा है। तब तक खींचा जा रहा है जबकि ये स्ट्रिंग इस वर्टिकल थ्रो से 0.3 मीटर की डिस्टेंस पे, लेंथ पे नहीं आ जाती। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है, F और टेंशन इन स्ट्रिंग कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो इस बात को कि
ये पॉइंट है हमारे पास, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम हलवा क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर आप फाड़ दोगे इसको, ठीक है। इस पे एक इसका वेट लग रहा है, जो ऑब्जेक्ट लटकाया जा रहा है दैट इज 8 न्यूटन, ठीक है। और इधर साइड में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा है F, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स काम करेगा अवे फ्रॉम द पॉइंट दैट इज T, ठीक है। ये इसका क्या है, FBD हो गया। अब कह रहा है बच्चों ध्यान से समझो कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है दैट इज 0.5 मीटर एंड दिस लेंथ इज 0.3 मीटर, ठीक है। और ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा एंगल है, और ये वाला एंगल भी हमारे पास दिया है कितना, थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा एंगल है, दोनों ही एंगल थीटा है, जो कि मैंने मार्क किया है फिगर में, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो कि अगर हम इन तीनों फोर्सेस के बीच का एंगल बना ले, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों फोर्सेस कौन से हैं, कॉन्क्यूरेंट फोर्सेस हैं। इन सारे फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है दैट इज सेम, 8 न्यूटन F एंड टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, लामीज थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। लामीज थ्योरम क्या कहता है, F1 अपॉन में साइन अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू F2 अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन में साइन गामा, ठीक है। अब ये अगर F1 मान लो तो ये वाला जो एंगल होगा दैट इज अल्फा, और ये एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से समझो, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 180, तो थीटा अगर 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा। मतलब कि मैं क्या लिख रहा हूं, F अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर है सभी को ये बात, ठीक है। F2 क्या है बच्चों, F2 क्या है, ध्यान से समझो, T, ठीक है, T अपॉन में, अब इसके फ्रंट वाला एंगल ये है, ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू F3 अपॉन में, F3 का मतलब क्या है 8 न्यूटन, अपॉन में इसका एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल यहां से यहां तक, तो ये कितना है बच्चों, दिस एंगल इज 90 डिग्री, और ये पूरा कितना होगा 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये सभी को क्लियर है, क्लियर है सभी को ये, ठीक है। अब देखो F अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब यहां से फाइनली आ जाएगा F अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू T अपॉन में साइन 90 का मतलब क्या है 1, मतलब इज इक्वल टू हो जाएगा T इज इक्वल टू 8 अपॉन में साइन 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। मतलब कि यहां से हम टेंशन फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे और जो F फोर्स है वो भी कैलकुलेट कर पाएंगे, बट एक चीज हमको क्या चाहिए, एक चीज नहीं 2 चीज चाहिए, दैट इज कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा आप कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लोगे। यहां पे ये जो ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल ABO जो ट्राइंगल है, इसके थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यहां पे थीटा ये है, तो थीटा ये है और ये वाली डिस्टेंस 0.5 है, ये 0.3 है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहां से परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 0.3 अपॉन में 0.5, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं 0.3 अपॉन में 0.5, मतलब कि क्या हो जाएगा 3/5। तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना, ठीक है। ये वाला फिगर हम थोड़ा सा इरेज कर दें, चलो नहीं इरेज करते, यहां से क्या हो जाएगा F अपॉन में 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 8 अपॉन में कॉस थीटा कहां से लोगे, ठीक है, ये 8 न्यूटन वाला फोर्स, इसके सामने वाला एंगल ये है, तो थीटा यहां से लेंगे। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो OA, मान लो ये C पॉइंट है, OAC वाले ट्रायंगल में, तो ये 0.3, तो ये भी 0.3 और ये 0.3, तो 0.3 और ये कितना है
0.5, तो ये कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है, यहां से cos थीटा निकालोगे तो कितना आएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब 0.4 अपॉन में 0.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जगह अपने पास थोड़ी सी कम है बट करना तो है ही है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5f अपॉन में 3 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 अपॉन में 4, मतलब ये आ जाएगा कितना 2, 2 5 जा 10, मतलब कि यहां से कितना आ जाएगा 5f अपॉन में 3 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10। तो यहां से क्या आ गया बच्चों, t इज इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया, जो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है दैट इज t इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, और यहां से f कितना आ जाएगा 5f अपॉन में 3 इज इक्वल टू 10, तो यहां से कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, मतलब 3 2 जा 6, f की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन। ठीक है, तो जो F फोर्स है बच्चों जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज कितना आ रहा है बच्चों 6 न्यूटन, और जो टेंशन फोर्स है दैट इज 10 न्यूटन बच्चों। ठीक है।